हाँ तो नमस्ते जी, स्वागत आप सबका विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग करने वाले क्लास 10 त्रैमासिक परीक्षा की हिंदी का संपूर्ण तैयारी, जो कि कल आपके यानी कि 1 जुलाई से आपका हिंदी का आपका फर्स्ट सिटिंग में हिंदी का परीक्षा होगा और सेकंड सिटिंग में संस्कृत का। तो कल के लिए हिंदी के परीक्षा के लिए हम लोग संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव का हम संपूर्ण इस क्लास में ऑब्जेक्टिव का तैयारी कराएंगे और अगले क्लास में आपका हम सब्जेक्टिव का तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो एकदम इस क्लास को आपको एकदम शुरू से अंत तक देखना है। ठीक है, अगर आप क्लास को मिस करते हैं तो आप बहुत पछताएंगे एग्जाम देने के बाद। ठीक है, इसलिए क्लास को आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, क्लास को एकदम हम गारंटी आपके 100% आपको गारंटी देते हैं। अगर आप इस क्लास को पूरा तरीका से अच्छे से कर लेते हैं तो आपका कल जो है एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो एकदम बढ़िया तरीका से आपको क्लास को करना है। ठीक है, चलिए क्लास को चालू करने से पहले हम कुछ आपको बता देते हैं थोड़ा बेसिक। देखिए, आपका जो कल यहाँ परीक्षा होगा हिंदी का, हिंदी के परीक्षा में आपका हिंदी में टोटल आपका 80 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा प्रश्न। टोटल कितना मार्क्स का? 80 मार्क्स का आपका प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए जिसमें आपका 70 आपका ही क्या पूछेगा, 70 को आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें से आपको 35 ही बनाना है। हिंदी में क्या करना है, 70 में आपको 35 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है। याद रख लीजिए, 70 में आपको क्या करना है, 70 में 35 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है और 35 आपका सब्जेक्टिव सब्जेक्ट रहेगा। 35 नंबर का सब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए अगला देखिए, आपका समय क्या मिलेगा, 3 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा। 3 घंटा आपको 15 मिनट समय मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 घंटा ही लिखा, लेकिन आपको 3 घंटा 15 मिनट आपका अतिरिक्त समय रहता है जो आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करने से पहले आप लोग क्लास को एक बार अपने दोस्तों में क्या करिए, क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सभी दोस्तों को बुला लीजिए, सभी भाई एकदम मिल के पढ़िएगा, तब ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो अपने क्लास को शेयर करके सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर लें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको सभी एकदम परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी कराया जाता है, आपको नोट्स भी दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले गणेश जी और खाटू श्याम जी का आशीर्वाद लेते हैं। जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री श्याम। ठीक है, आप सबका परीक्षा कल बहुत ही अच्छा जाए, एकदम बढ़िया सब लोग का सभी प्रश्न बने। ठीक है, तो कोई भी अगर छात्र नोट्स लेना चाहते हैं, हमारे विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस का कोई अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो वो नोट्स ले सकते हैं। अब कौन कौन विषय का मिलेगा, आपका हिंदी का मिल जाएगा, संस्कृत का, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का। कितना में? मात्र 99 रुपये में आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को चालू करते हैं। ठीक है, चलिए आपका 1 नंबर प्रश्न क्या है, फर्स्ट नंबर प्रश्न देखिए आपका है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है। यानी कि जो दही वाली मगम्मा कहानी है, ये किस कहानी से शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है। पहला आपका है गुजराती कहानी से, दूसरा बी नंबर आपका तमिल कहानी से आपका उड़िया कहानी से या कन्नड़ कहानी से। तो आपका जो दही वाली मगम्मा है ये आपका कन्नड़ कहानी से लिया गया। कहाँ से? कन्नड़ कहानी से। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर आपका प्रश्न देखिए। 2 नंबर का प्रश्न क्या है कि अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? बताइए कौन है जो अबलूरू गांव के पास रहने वाली थी? मगम्मा, लेखक, लक्ष्मी या मुखिया? तो आपका क्या हो जाएगा, तो मगम्मा हो जाएगा, मगम्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका मगम्मा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 3 नंबर प्रश्न आप देखिए है कि मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? ठीक है, तो मगम्मा जो है, मगम्मा किसके? रगम्पा के लिए, नजम्मा के लिए, पोता के लिए या पति के लिए? तो मगम्मा जो है अपने पोते के लिए मिठाई रखी थी। किसके लिए? पोते के लिए। ठीक है, तो चलिए अगला 4 नंबर आप प्रश्न देखिए। 4 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है? बताइए कि दही वाली मगम्मा किससे? उड़िया से, कन्नड़ से, भोजपुरी से या तमिल से? तो दही वाली मगम्मा जो है आपका किससे? तो आपका कन्नड़ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी, कन्नड़ से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 5 नंबर आपका प्रश्न क्या है, तो 5 नंबर प्रश्न देखिए कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? बताइए, ये अभी तुरंत ही करे तो मगम्मा किसके लिए? तो पोता के लिए आपका हो जाएगा, पोता के लिए। अभी प्रश्न तुरंत ही देखे थे। ठीक है, चलिए अगला 6 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। तो आपका 6 नंबर प्रश्न क्या जाएगा कि किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा? बताइए किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा? नजम्मा ने, मगम्मा ने, रगम्पा ने, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, तो मगम्मा जो था अपना धर्म नहीं छोड़ा, वो अपना माँ का जो धर्म था वो निभाती रही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है,
चलिए आपका 7 नंबर जो प्रश्न है, मंगम्मा से पान किसने मांगा था? बताइए, मंगम्मा से जो था कि पान किसने, रगम्पा ने, नजम्मा ने, लक्ष्मी ने या गुन्नी थी? तो मंगम्मा से जो पान था वो रगम्पा मांगा था। किसने मांगा था? रगम्पा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए 8 नंबर आपका प्रश्न क्या है, मंगम्मा को किसके साथ विवाद था? सॉरी, मंगम्मा का होगा, यहाँ का होगा मंगम्मा का किसके साथ विवाद था? तो मंगम्मा के अपने पोते के साथ नहीं, नजम्मा के साथ, मालकिनी के साथ या पड़ोसी के साथ? तो मंगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ। किसके? नजम्मा के साथ। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए 9 नंबर आपका प्रश्न क्या है, 9 नंबर बताइए। प्रश्न 9 नंबर आपका है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? होती है, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ? मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था, या कोलार कर्नाटक में हुआ था, अमृतवेल में गुजरात में हुआ था, या अजमेरी राजस्थान में? कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म जो है कोलार कर्नाटक हुआ था। कहाँ में? कोलार कर्नाटक। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए, आपका 10 नंबर प्रश्न क्या है कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करे, कब मना करने का हक मुझे नहीं है, यह कथन किसका? बताइए, ये किसने कहा था कि अगर लड़का उधम करे तो क्या उसे हम मना नहीं कर सकते? ये किसने बोला था? तो मगम्मा ने, मगम्मा का बेटा ने, या नजम्मा ने, या रगम्पा ने? ये बात जो है मगम्मा की बहू नजम्पा ने बोला था। किसने? नजम्पा ने बोला था। ठीक है। तो कल जो आपका है, कल एकदम 100% आप लोग गर्दा उड़ा के आइएगा, 100% गर्दा उड़ा के आइएगा, हमें संपूर्ण विश्वास है। ठीक है। तो चलिए अगला 11 नंबर आप प्रश्न देखिए, 11 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो 11 नंबर प्रश्न है, घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो घर वाले के रहती एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? मगम्मा ने, नजम्मा ने, या लेखक की पत्नी ने, इनमें से कोई नहीं? तो ऐसा कहने किसने कहा? ऐसा किसका कथन था? ऐसा मगम्मा का कथन था। किसका कथन था? मगम्मा ने कहा था कि घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। ठीक है। तो आपका 12 नंबर प्रश्न क्या है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? जो दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी है उसमें रास्ते में क्या आता है? रास्ते में जो क्या आता है? अमराई का कुआं, आम का बगीचा, खेल का मैदान, मंदिर, क्या आता है? तो रास्ते में जो आता है अमराई का कुआं। ये हमें 100% लग रहा है कि कल खाना ये प्रश्न आपसे पूछ ले। ठीक है। एकदम बढ़िया से सभी को, एकदम पूरा क्लास को एकदम बढ़िया से करना है। अगर अभी भी आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लें, क्योंकि आपका परीक्षा का संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा। ठीक है। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर विषय का आपका तैयारी होगा। ठीक है। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला आपका प्रश्न क्या है देखते हैं। चलिए अगला 13 नंबर आपका प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास, सावरदय्या, गुजरात, सॉरी सुजाता, इनमें से कोई नहीं? तो दही वाली मंगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास, श्रीनिवास। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर आपका प्रश्न क्या है? श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? बताइए, श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद बादशाह, या मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार? तो श्रीनिवास का जो पूरा नाम क्या होगा? मस्तिष्क वेंकटेश अयंगार। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अगला 15 नंबर प्रश्न देखिए, आपका 15 नंबर कल आने का बहुत ज़्यादा चांस है। क्या है कि 15 नंबर आपका प्रश्न क्या है? श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? बताइए, श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1880, 6 जून 1888, 6 जून 1890, या 6 जून 1891? तो श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ था 6 जून 1891, इसको 100% याद कर लीजिए। ठीक है। ये कल आपका प्रश्न आने का बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है। देखिए बाबू, वायरल प्रश्न के चक्कर में मत रहिए। क्या? वायरल प्रश्न के चक्कर में मत रहिए, क्योंकि वायरल प्रश्न नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। जो आपको वायरल प्रश्न करवा रहा है ना, वो देख लीजिए 2024 का प्रश्न उठा के करवा रहा है, 2025 का प्रश्न उठा के करवा रहा है। वो वायरल, कुछ भी वायरल नाम का चीज़ नहीं होता है। ठीक है। इसलिए वायरल पर मत रहिए, अपने सिलेबस पर विश्वास रखिए। अगर आप, हम गारंटी आपको 100% विश्वास दिलाते हैं कि आप इस क्लास को एकदम सही से कर लेते हैं, आप सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं, तो कल का परीक्षा में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है। इसलिए वायरल के चक्कर में मत रहिए, जो एकदम 100% आप सिलेबस पढ़ के जाइए, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर आपका प्रश्न क्या है? चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि मगम्मा किस गांव की रहने वाली थी? बताइए, मगम्मा किस गांव की रहने वाली थी? मंगलूर के पास किसी गांव की, या मंगलूर के पास किसी गांव की, या अबलूर के पास की, अबलूरू के पास किसी गांव की, या रामेश्वर के पास किसी? तो मगम्मा जो थी ये अबलूरू के पास किसी गांव की रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए 17 नंबर आपका प्रश्न क्या है? रगम्पा था क्या? था जुआरी था, व्यापारी था, वकील था,
यह किसान था। तो रगम्पा क्या था? तो रगम्पा एक जुआड़ी व्यक्ति था। क्या था? एक जुआड़ी व्यक्ति था रगम्पा। ठीक है। 18 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो 18 नंबर आपका प्रश्न है, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? बताइए, मगम्मा का बहू का नाम क्या था? नजम्मा। क्या था? नजम्मा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। क्या, चलिए आपका 19 नंबर प्रश्न है, मगम्मा किस कहानी की पात्र है? बताइए, मगम्मा किस कहानी की पात्र है? तो दही वाली मगम्मा, रहते विश्वास, माँ, धरती कब तक घूमे। तो मगम्मा दही वाली मगम्मा कहानी की पात्रा है। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न, 20 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो 20 नंबर प्रश्न पढ़िए कि मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? बताइए, मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? रामेश्वर में, केलर में, बेंगलुरु में या हैदराबाद? तो मगम्मा जो थी कहाँ में? बेंगलुरु में दही बेचा करती थी। बेंगलुरु में दही बेचा करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखिए। तो आपका 20 नंबर प्रश्न क्या है? तो 20 नंबर प्रश्न है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? ढाते विश्वास, दहीवली मगम्मा, नगर यमा। तो बी आर नारायण ने ढाते विश्वास कहानी का क्या किया था? अनुवाद किया था। ये भी पूछ लेगा कि दहीवली मगम्मा कहानी का अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन में मारिएगा बी आर नारायण। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला आपका क्या है? अगला 22 नंबर आपका क्या है कि मगम्मा का बहू मगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? जो मगम्मा की बहू थी नजम्मा, मगम्मा उससे किस चीज लेकर विवाद किया था? रगम्पा को लेकर नहीं, पोते को लेकर या पति को लेकर, इनमें से कोई। तो वो पोते को लेकर, पोते को लेकर विवाद की थी मगम्मा ने। ठीक है। पोते को लेकर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर आपका प्रश्न क्या है? मगम्मा को किससे विवाद था? मगम्मा को किससे विवाद था? बेटे से, बहू नजम्मा से, पोते से या सास से? तो मगम्मा का जो विवाद था वो अपना बहू नजम्मा से था। किससे? बहू नजम्मा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला 24 नंबर, 24 नंबर प्रश्न देखिए। ये प्रश्न पहले भी आप बना चुके हैं। इसका आंसर फटाफट आप बताइए कि अमराई का कुआं कहाँ है? फटाफट। तो अमराई का कुआं आपका कहाँ जाएगा? तो अमराई का कुआं आपका कहाँ है? रास्ते में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? चलिए देखिए 25 नंबर आपका प्रश्न क्या है? क्यों ये राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ऐसा किसने कहा? किसने ये बात बोला? तो ये बात किसने बोला था? मगम्मा ने बोला था। किसको? अपनी बहू नजम्मा को किसने को? नजम्मा को बोला था। नजम्मा को कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? ऐसा बोलना किसने बोला था? मगम्मा ने। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर आपका प्रश्न देखिए। तो आपका 26 नंबर जो प्रश्न है, तो 26 नंबर आपका प्रश्न क्या आ जाएगा? नजम्मा मगम्मा की कौन थी? बताइए, नजम्मा जो थी मगम्मा की क्या थी? बहू थी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नजम्मा मगम्मा की बहू थी। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखिए। रगम्पा किससे कर्ज मांगता था? रगम्पा जो है किससे कर्ज मांगा था? तो मगम्मा से। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न आपका क्या था? मगम्मा क्या बेचती थी? ये आपका 100% कल के लिए लिख के रख लीजिए। 1 जुलाई के लिए इसको लिख के रख लीजिए कि ये कल आपका पूछेगा ही पूछेगा कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो आप क्या मारिएगा? तो मगम्मा दही बेचती थी। एकदम फटाफट मार के आइएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए अगला देखिए 29 नंबर आपका क्या है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? ठीक है। कि क्यों कर लिया? मजबूरी। सोचा कि अगर हम बहू सास से समझौता नहीं करेंगे, कहीं सास का संपत्ति कहीं पड़ोसी ना ले ले, इसलिए मजबूरी में क्या क्या बहू ने सास से समझौता कर लिया। ठीक है। तो चलिए अगला 30 नंबर प्रश्न देखिए। आपका 30 नंबर प्रश्न क्या है कि मगम्मा क्या खाती थी? मगम्मा क्या खाती? दही खाती थी, मिठाई खाती थी, पान सुपारी खाती थी, रोटी सब्जी खाती थी। तो मगम्मा जो थी पान सुपारी खाती थी। क्या खाती थी? पान सुपारी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, आगे आपका प्रश्न क्या है? तो आगे देखिए आपका अगला प्रश्न है आपका क्या? चलिए अगला 31 नंबर आप देखिए। 31 नंबर है क्या है कि अरे कहावत है क्या है? अरे कहावत है, दवा करने से तो शमशान ही जगता है। दवा करने से तो शमशान ही जगता है। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? ये कथन मगम्मा का है। ये किसका कथन है? मगम्मा का। ठीक है। तो चलिए आपका चैप्टर नंबर 1 समाप्त हुआ। आपका चैप्टर नंबर 1 से एक भी प्रश्न आपसे कल नहीं छूटेगा। ठीक है। चलिए अब चैप्टर नंबर 2 कि अगर आप बाबू अगर 100% आप सिलेबस पढ़ के जाते हैं ना, हमें लगता है कि आप 100% सिलेबस पढ़ के जाते हैं, तो आपका एग्जाम में कोई सा भी एग्जाम पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले, आपको थोड़ा सा भी घबराहट नहीं होगा। आप थोड़ा सा भी डरेंगे नहीं। ठीक है। डरेंगे आप तो लोग थोड़ा सा भी नहीं डरेंगे, क्योंकि आप 100% पढ़े रहेंगे। जो वायरल कर रहा है ना, है जो वायरल कर रहा है, वो देखिए अगर प्रश्न नहीं लगा तो आके घर में रोएगा, ऐसे मुंह बनाएगा, ऐसे एकदम
पूरा एकदम मुंह ऐसे बनेगा, ऐसा हो जाएगा भूसकल लोग का मुंह। इसलिए आप एकदम वायरल के चक्कर में मत रहिए, ठीक है। अपना 100% सिलेबस पढ़ के जाइए, ठीक है। सिलेबस पढ़िएगा तो प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर 2 को एकदम फटाफट हम लोग देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 क्या होगा, ढाते विश्वास। इससे आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा सब ऑब्जेक्टिव करा देंगे। आपका एक भी ऑब्जेक्टिव कल हम 100% आप लोग को विश्वास दिलाते हैं कि एक भी प्रश्न आप लोग से नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर आपका प्रश्न है, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी, रानी को, लक्ष्मी को, आरती को या राधा को। तो ऐसा किसको लग रहा था, तो लक्ष्मी को लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर आपका प्रश्न है, ढाते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है, दहेज की समस्या, अकाल की समस्या, बाढ़ की समस्या या घुसखोरी की समस्या। तो ढाते विश्वास कहानी में जो है आपकी बाढ़ की समस्या का वर्णन है। किसका है, बाढ़ की समस्याओं का वर्णन है, ठीक है। चलिए 34 नंबर आपका प्रश्न देखिए कि ढाते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है। तो ढाते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है, तो इसका कहानीकार है क्या होगा, सात कोड़ी होता, सॉरी सात कोड़ी होता। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सात कोड़ी होता है, ठीक है। चलिए 35 नंबर आपका प्रश्न है कि ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट जाता है। बताइए कि तूफान में किसका घर टूट जाता है, गुनिधि का, सरपंच का, तहसीलदार का या लक्ष्मी का। तो तूफान में जाता लक्ष्मी का घर टूट जाता है। किसका, लक्ष्मी का, ठीक है। चलिए 36 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि 36 नंबर प्रश्न है, ढाते विश्वास शीर्षक पाठ में बांध के टूटने की बात कही गई। टूटने की बात, किस बांध की टूटने की बात कही गई, दले बांध की, कटहरी बांध की, सरदार सरोवर बांध की या फरक्का बांध की। तो इसमें जो है ढाते विश्वास कहानी में दलई बांध की टूटने की बात कही गई, दलई बांध की टूटने की बात कही गई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते। चलिए अगला आपका 37 नंबर प्रश्न है, किस कहानी में बाढ़ के दृश्यों का चित्रण है, किस कहानी में। तो ढाते विश्वास कहानी में बाढ़ के चित्र क्या है, बाढ़ के दृश्यों का चित्रण है। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखिए कि लक्ष्मी किसके घर काम करती थी। ये प्रश्न आपका कल 100% देखने के लिए मिलेगा कि लक्ष्मी किसके घर काम करती थी। तो लक्ष्मी जो है तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ काम करती थी, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 29 नंबर आपका प्रश्न है, सॉरी अच्छा से नहीं दिख रहा है, थोड़ा और बढ़िया से कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका 29 नंबर प्रश्न क्या, तो देखिए 29 नंबर आपका प्रश्न है कि तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। इस पंक्ति किस कहानी की, जो पंक्ति है ये पंक्ति किस कहानी की है। तो ये पंक्ति धरती कब तक घूमेगी, नगर, माँ या ढाते विश्वास, किस कहानी की है। तो ये पंक्ति आपका ढाते विश्वास कहानी की, ढाते विश्वास कहानी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर आपका प्रश्न देखिए। 40 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं। बारी बारी से जो गांव के लड़के हैं तली बांध की निगरानी कर रहे, गांव की, नदी की या मंदिर की। तो बारी बारी जो गांव के लड़के थे दलई बांध कर क्या कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 41 नंबर आपका प्रश्न है, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कों और छोटे 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 बेटों को सुलाकर कहाँ गए। लक्ष्मी अपना लड़कियां और बेटी को सुलाकर कहाँ गए, कहाँ गए, खलिहान में, गुहाल में, रसोई में, कमरे में। कहाँ गए थे, गुहाल में गए थे। कहाँ गए थे, गुहाल में। ऑप्शन नंबर आपका बी मारिएगा। अगर आपसे ये प्रश्न कल पूछा जाएगा तो क्या मारिएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या मारना है, बी मारना, ठीक है। चलिए अगला देखिए 42 नंबर प्रश्न को देखिए। तो आपका 42 नंबर प्रश्न क्या है, 42 नंबर प्रश्न है, घर पर दो लड़कियां और साल भर के लड़कों को लेकर कौन अकेली थी। परोसन, लक्ष्मी, शहर, शंकर की बहन या गुणनिधि की माँ। कौन अकेले थी, तो लक्ष्मी घर पर अकेले थी, ठीक है। चलिए अगला 43 नंबर आपका प्रश्न है, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी। तो कौन करवाई थी, सरपंच, मुखिया, तहसीलदार या लक्ष्मी। तो कौन करवाई थी, तो लक्ष्मी करवाई थी, लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 44 नंबर आपका प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा या बी आर नारायण द्वारा या गोपाल दास नागर द्वारा, के जमुना। तो ढाते विश्वास कहानी है ये राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा क्या है, अनुदित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न देखिए। आपका 45 नंबर प्रश्न क्या है कि ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। तो ढाते विश्वास कन्नड़ से, तमिल से, उड़िया से या गुजराती से। तो ये क्या होगा, उड़िया से, उड़िया से, उड़िया से। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला 46 नंबर प्रश्नों को देखिए आपका है कि सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ। तो सात कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था? 14 अक्टूबर 1927 में, या 11 अक्टूबर 1928 में, या 29 अक्टूबर 1929 में, या 30 अक्टूबर 1930 में। बताइए क्या होगा? तो धात्विक विश्वास को सात कौड़ी होता का जो जन्म है कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। ठीक है, चलिए 47 नंबर आपका प्रश्न है कि सात कौड़ी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार थे? बताइए, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, उड़ीसा के, या उत्तराखंड के? तो सात कौड़ी होता जो है ये उड़ीसा के प्रमुख कथाकार थे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका 48 नंबर प्रश्न देखिए। 48 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र है। धात्विक विश्वास कहानी की, या धरती कब तक घूमेगी इस कहानी की, या माँ कहानी, या नगर लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्र है? तो धात्विक विश्वास कहानी की। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर प्रश्नों को देखिए। 49 नंबर आपका प्रश्न है लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? मुंबई में, दिल्ली में, जयपुर में, कोलकाता में। कहाँ करते? तो लक्ष्मी का पति जो है कहाँ काम करता था? लक्ष्मी का पति जो है कोलकाता में नौकरी करता था। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका वर्णिका जो है, आपका वर्णिका पूरी तरह से आपका वर्णिका समाप्त हो गया है। वर्णिका आपका समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे किसमें? गोधूली में आपका प्रश्न कहाँ से पूछेगा? तो गोधूली में जो आपका है काव्य खंड और गद्य खंड के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक आपका प्रश्न पूछेगा। यानी कि गोधूली में आपका काव्य खंड और गद्य खंड के 3 चैप्टर के ऑब्जेक्टिवों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्या कहेंगे, आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन हम हटा दिए, क्योंकि ऑप्शन में आपका थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। ऑप्शन में आपका क्या होगा? थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आप लोगों का समय बचाने के लिए हम क्या करें, हम आप लोगों को समय बचाने के लिए क्या किए, जो ऑप्शन हटा दिए। एकदम वन लाइनर क्वेश्चन लाए, जिससे आपका एकदम फटाफट अच्छा से रिवीजन हो जाए, आपका समय बर्बाद नहीं हो। ठीक है, क्या बढ़िया किए हैं? अगर अच्छा किए तो इसी अगर आप यस लगे कमेंट में, अगर लग रहा है आपको नहीं सर ऑप्शन ही रहना चाहिए तब तो कमेंट में लिख दीजिएगा। अगले बार से हम ऑप्शन के साथ ही पूरा लाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला आपका गद्य खंड का चैप्टर नंबर 1 जो कि श्रम विभाजन जाति प्रथा है। इससे आपका कल प्रश्न बहुत ज़्यादा बनेगा। इस चैप्टर से आपका जो है हिंदी का प्रश्न आपको कल बहुत ज़्यादा ही बनने जा रहा है, इसलिए इस चैप्टर को बढ़िया से रिवीजन करिएगा। ठीक है, चलिए उसका पहला प्रश्न आपका है द अनटचेबल्स किनकी रचना है? द अनटचेबल्स किसकी रचना है? तो आप मारिएगा भीमराव अम्बेडकर का। ठीक है, अगला प्रश्न आपका फिर से पूछा जाएगा कि फिर किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है किनके प्रोत्साहन पर अम्बेडकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या हो जाएगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो आप लोग क्या मारिएगा? दलित परिवार में। क्या मारिएगा? दलित परिवार में। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रत्येक रचनात्मक व्यक्ति कौन कौन थे? तो पहला जो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। अगर तीनों ऑप्शन में रहते हैं तो आप लोग सभी मारिएगा। अगर ऑप्शन में तीनों रहते हैं तो आप लोग सभी टिक करिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? क्या मारिएगा? भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे अगर पूछा जाए कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, यह कथन किस पाठ का है? बताइए, ये कथन जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का, ये सर किस पाठ का है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जाति प्रथा पेशों का देश पूर्ण निर्धारण नहीं करती। प्रस्तुता गद्यांश के रचनाकार कौन है? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न आपका क्या गया कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो मानिएगा 14 अप्रैल 1891 को। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 मारिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। तो अगला प्रश्न है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश का महू मध्य प्रदेश मारिएगा। महू मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? तो ये निबंध। क्या है? गद्य की कौन सी विधा है? इसका जो विधा है ये निबंध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न है भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो इसका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। किसने?
ये आपका 100% एकदम कल प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा कि बता ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण एनिहिलेशन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो ललई सिंह यादव, मारिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला आप लोग का अगला प्रश्न है विश्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित है? संपादित अंश है ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ही ये भी श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ को लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? ऐसा किसने बोला? तो भीमराव अम्बेडकर ने ये बात को बोला था। ठीक है। अगला है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए। जो समाज है, जो आधुनिक सभ्य समाज है, श्रम विभाजन को क्या मानता है? कार्यकुशलता के लिए क्या मानता है? आवश्यकता मानता है। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। जाति प्रथा ही भारत में बेरोजगारी का क्या है? मुख्य कारण है। ठीक है। अगला प्रश्न है समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किसको मानवीय अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए थे? नारी को, दलित को, अछूत को, सभी को। ऑप्शन नंबर अगर तीनों अगर ऑप्शन में रहे तो आपको एकदम सभी मारना है, डी मारना है। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। आपका अगला प्रश्न है कि भीमराव अम्बेडकर के किस विडंबना की बात करते हैं? इस युग में भी जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं। भीमराव अम्बेडकर जो है किस विडंबना की बात करते हैं? तो वो इस विडंबना की बात करते हैं कि इस युग में भी जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। ठीक है। एकदम फटाक से आपको एकदम कल इसको मार के आना। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है? तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है अंबेडकर के अनुसार भाईचारों का वास्तविक रूप क्या है? अंबेडकर के अनुसार भाईचारों का जो वास्तविक रूप है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। क्या है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न देखिए लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न आप देखिए कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं। यह कथन किस पाठ का है? तो ये कथन जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का क्या है कि जाति प्रथा का वह श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर आधारित निर्भर नहीं रहता। यह गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा से, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से है। ठीक है। चलिए अगला आप देखें। अगला आपका क्या? वे आर सुदर्श किनकी रचना है? ये जो किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की। वे आर सुदर्श किसकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की। ऑप्शन एकदम मार के आना है। ठीक है। अगला है भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारा का दूसरा नाम सहयोग है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला आपका क्या है? तो अगला देखिए। अगला है अम्बेडकर ने किसको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किए थे? ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये नारी, दलित और अछूत को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला आपका प्रश्न है कि द कास्ट क्या है? अगला प्रश्न आप देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? ये जो है भीमराव अम्बेडकर की रचना है। किसकी? भीमराव अम्बेडकर की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण क्या है व्यंग में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं? तो 21 खंडों में। कितने खंडों में? 21 खंडों में प्रकाशित हो चुके हैं बाबा साहब के संपूर्ण व्यंग में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? 1936 वार्षिक सम्मेलन के लिए। ठीक है। अगला इस युग में भी जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। लेखक के अनुसार ये कैसी बात है? ये विडंबना की बात है। कैसी बात है? विडंबना मतलब उपहास होता है। उपहास होता है। ठीक है। हंसी की बात है। क्या है? हंसी की बात है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आपका क्या है? तो अगला है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के निधन कब हुआ? निधन जो हुआ था 1956 कहाँ हुआ था? दिल्ली में। 1956 दिल्ली में हुआ था। 1956 दिल्ली में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या है?
तो अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला कि मध्य प्रदेश महू क्या है कि महू मध्य प्रदेश किनका जन्म स्थान है? भीमराव अम्बेडकर जी का। दयर मखनिज में किसकी कृतियाँ हैं? किनकी कृतियाँ हैं? भीमराव अम्बेडकर की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विडंबना का अर्थ क्या होता है? विडंबना का अर्थ हम बताएं तो आपका उपहास होता है। ठीक है, चलिए कि जहाँ भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? ये कल के लिए 100% छाप के रख लीजिए, कल ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? मारिएगा भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये रुचि पर आधारित नहीं, जाति प्रथा जो है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण ये क्या है? स्वाभाविक विभाजन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि भीमराव अम्बेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका एवं लंदन गए थे? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। ठीक है, चलिए आपका चैप्टर 1 समाप्त हुआ और चैप्टर 2 के हम सारे ऑब्जेक्टिव को एकदम बढ़िया से खलाल के खत्म कर देते हैं। चलिए ठीक है, जिस तरह हम चैप्टर 1 को एकदम बढ़िया से खत्म किए उसी तरह चैप्टर 2 को करेंगे। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इसलिए हम फटाफट थोड़ा स्पीड में करेंगे। तो कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अभी हमें और 4 चैप्टर का रिविजन करना है, इसलिए थोड़ा स्पीड में करेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर 2 का फर्स्ट नंबर प्रश्न देखिए, आपका क्या है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी किस संघर्ष से लिया गया है? तो 20 के दांत जो है 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया। कहाँ से? 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से। अगला है कि सेन साहब की लड़कियां कितनी लड़कियां थी? 5। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। ठीक है, तो अगला प्रश्न मारिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिए कि वाकिफ शब्द का अर्थ क्या होता है? वाकिफ शब्द का अर्थ होता है परिचय। परिचय नहीं बोलेंगे कि बोलते हैं कि इससे आप तो वाकिफ ही होंगे, तो इसका क्या अर्थ होता है? परिचय होता है, परिचय। ठीक है, अगला कि लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? तो प्रभावती देवी। एकदम कल ये 100% प्रश्न आपको माता और पिता के नाम के लिए देखने के लिए मिलेगा, इसलिए ये सब प्रश्न आपको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका जो है डेट ऑफ बर्थ लेखक का पूछेगा, माता का नाम पूछेगा, लेखक का मृत्यु कब हुआ, ये सब आपका बहुत ज़्यादा पूछेगा, इसलिए बढ़िया से आप लोग ये सब प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा का माता का नाम क्या था? प्रभावती देवी थी, सॉरी शर्मा था, प्रभावती शर्मा। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका सेन साहब अगला क्या है? तो अगला 5 नंबर आपका प्रश्न है कि सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? तो सेन साहब की लड़कियां जो थी सुशील थी, सुशील। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा है 20 दांत की कहानी के रचयिता। 7 नंबर प्रश्न आप लोग देख लीजिए। तो 7 नंबर आपका प्रश्न क्या है? तो आपका 7 नंबर प्रश्न आपका कि लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, यह गद्यांश किस पाठ का? ये 20 के दांत का है। किसका? 20 के दांत का है। ठीक है, अगला 8 नंबर प्रश्न देखिए कि शहंशाह की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली। तो शहंशाह की गाड़ी की रंग था कैसा था? काला। और उसका गति कितने में लिया था? 7500 में। ये भी पूछेगा कि शहंशाह का कार का कीमत कितना था? तो 7500 मारिएगा, 7500, 7500। ठीक है, तो चलिए अगला आपका प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। तो आपका अगला प्रश्न हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1916। 1900 कब हुआ था? 1916। कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में। कहाँ हुआ था? तो मारिए का अगर पूछेगा कहाँ तो लिखिएगा पटना के बदरघाट में, पटना के बदरघाट में। ठीक है, 10 नंबर आपका प्रश्न है 20 के दांत पाठ की विधा क्या है? 20 के दांत पाठ की जो विधा है वो कहानी है। क्या है? कहानी। ठीक है, अगला प्रश्न है गिरधर लाल का बेटा है, गिरधर लाल का बेटा कौन है? मदन। ठीक है, 12 नंबर पर खोखा किस कहानी का पात्र है? तो 20 के दांत के। ठीक है, 13 नंबर है मदन किसका बेटा था? मदन जो गिरधर लाल का बेटा था। किसका बेटा था? तो मदन जो था गिरधर लाल का बेटा था। ठीक है, अगला आपका 14 नंबर प्रश्न की सीमा रजनी आलू शेफाली आरती पांचों किनकी बेटियां हैं? ये जो पांचों है किनकी बेटियां हैं? ये सेन साहब की बेटियां हैं। ठीक है, तो क्या बोलिए अगर पूछ लेगा कि बताइए सीमा किसकी बेटी है? सीमा किसकी बेटी है? तो मारिएगा सेन साहब। पूछ ले आलोक शेफाली किसकी बेटी है? तो सेन साहब। ठीक है, समझ गए। चलिए 15 नंबर आपका प्रश्न है कि नाउमीद बुढ़ापे की आंखों का तारा
ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा किसे कहा है? ये खोखा को कहा है। किसे किसे कहा है? खोखा को। किसने? तो अगर पूछेगा किसने तो मारिएगा सेन साहब ने। किसने? सेन साहब ने। सेन साहब ने ना आंखों के बुढ़ापों की तारा किसे कहा है? खोखा को। खोखा को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला 16 नंबर प्रश्न देखिए। तो 16 नंबर आपका क्या है? 16 नंबर प्रश्न है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल लिया? तो खोखा के अनुसार, सॉरी गिरधर लाल के अनुसार नहीं, एकदम गलत होगा। यह खोखा के अनुसार होगा। किसके अनुसार होगा? तो ये होगा खोखा, सॉरी क्या होगा? इस खोखा के अनुसार होगा। खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार किसको मारिएगा? खोखा के अनुसार मारिएगा आप लोग। खोखा के अनुसार। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 2 आपका समाप्त हुआ। अब चैप्टर 3 में प्रवेश करते हैं। तो चैप्टर 3 हमारा क्या है? भारत से हम क्या सीखे। यहाँ से भी आपका कल 4 से 5 प्रश्न बनेगा ही बनेगा, हमें लग रहा है। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का भी रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न आपका, मैक्स मुलर ने सर्व विधा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? भारत को। भारत को। ये प्रश्न आप कल एकदम 100% लिख के रख लीजिए कि आपको ये कल हिंदी के पेपर में ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 2 नंबर प्रश्न है। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो डेसाऊ में। कहाँ हुआ था? डेसाऊ में। आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो डेसाऊ में हुआ था। ठीक है, मैक्स मुलर का जन्म डेसाऊ में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न कि भारत भूमि कैसी है? भारत किसकी भूमि है बताइए? भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है? भारत किसकी? मोक्ष की। यहाँ मोक्ष मारिएगा, ये हमें गलत लगा ऑप्शन। यहाँ भारत किसकी भूमि है? तो भारत मोक्ष की भूमि मारिएगा। मोक्ष की भूमि। ठीक है, भारत किसकी भूमि है? मोक्ष की। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। ठीक है, भारत मोक्ष की भूमि है। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो 4 नंबर आपका प्रश्न है कि सॉरी आप लोग हंसिएगा नहीं, हो जाता है थोड़ा बहुत मिस्टेक, क्योंकि लगातार बोल रहे तो गला हल्का हल्का फंस रहा है। ठीक है, इसलिए आप लोग हंसिएगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न कि वाराणसी के पास दायर्स दायर्स नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसको मिलाता है? वारेन हेस्टिंग को यह घड़ा मिलाता है। किसको मिलाता है? सोने से भरे सिक्कों का घड़ा किसको मिलाता है? वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग को। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न नंबर ये कि प्रथम मानव का अर्थ क्या है? प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्राचीन मानव। प्रत्न मानव का अर्थ क्या होगा? प्राचीन मानव होगा। प्राचीन मानव। ठीक है, तो 6 नंबर पर प्रश्न आपका है कि मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जो हक्सा जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अपनी ओर हेक्सा जैसे अनेक हेक्सा होगा या सॉरी हेक्सा के जैसा अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये कौन सा देश है? तो ये एक अकेला देश है, भारत। ये क्या? अकेला देश अपना इंडिया। ठीक है, चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न है। 7 नंबर, कौन सी भाषा को और उसके साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से भी अधिक है? तो संस्कृत भाषा के जो साहित्य और क्या है? संस्कृत भाषा क्या है? साहित्य और यूनान के रोम भाषा से भी अधिक है। ठीक है, अधिक विशाल है। ठीक है, चलिए 8 नंबर आपका प्रश्न है। भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? तो मैक्स मुलर। देखिए हम इसका ट्रिक बता देते हैं। हम इसका भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे? तो हम भारत से मूल बात सीखे। कैसा बात सीखे? सॉरी, भारत से हम कैसा बात सीखे? भारत से जो है मूल बात सीखे। मूल से क्या हो जाएगा? मूल से हो जाएगा मैक्स मुलर। मूल से आपका क्या हो जाएगा? मूल से आपका मैक्स मुलर हो जाएगा। मूल से आपका क्या? मैक्स मुलर। ठीक है, चलिए हम एकदम मार दीजिएगा कल कि भारत बताए, पूछेगा कि हम भारत से क्या सीखे, इसके रचनाकार तो कल लिखिएगा भारत से क्या सीखे, मूल बात यानी कि मैक्स मुलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि हम भारत से हम क्या सीखे, क्या है? तो ये एक निबंध है। क्या है? ये एक निबंध है जो मैक्स मुलर द्वारा लिखा गया है। पूछेगा मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मुलर के पिता का नाम विल्हेम मुलर। क्या था? विल्हेम मुलर था। ठीक है, 11 नंबर आपका प्रश्न है। विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। इसका मैक्स मुलर का नाम क्या था? पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर था। फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ठीक है, चलिए 12 नंबर आपका प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है? तो वेदांतियों का भी वेदांती मैक्स मुलर को कहा है। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, ये प्रश्न आपका कल एकदम आएगा एकदम 100% आएगा कि कल पूछेगा बताइए कि स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का वेदांती कहा है? मैक्स मुलर। यह पूछेगा मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का भी वेदांती कहा है? मानिएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलिए अगला आपका है कि 13 नंबर, कितने वर्ष की उम्र में मैक्स मुलर ने संस्कृत का
अध्ययन आरंभ किया था? तो संस्कृत का अध्ययन जो 17 वर्ष की उम्र में ही आरंभ कर दिया था। कितने वर्ष की उम्र में? 17 वर्ष की उम्र में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जो जन्म है 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। 6 दिसंबर 1823 को हुआ था मैक्स मुलर जी का जन्म। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। आपका 15 नंबर प्रश्न क्या है? आपका 15 नंबर लास्ट प्रश्न है। आपका 15 नंबर देखिए, प्रश्न है कि मैक्स मुलर ने नया सिकंदर किसे कहा है? युवा अंग्रेज अधिकारी को नया सिकंदर कहा है। युवा अंग्रेज अधिकारी को क्या कहा है? नया सिकंदर कहा है, नया सिकंदर। ठीक है, चलिए आपका चैप्टर 2 भी समाप्त हुआ और चैप्टर 3 को हम फटाफट समाप्त करते हैं। ठीक है, चैप्टर 3 समाप्त हो गया। अब चलिए अब हम काव्य खंड में प्रवेश करते हैं। काव्य खंड, क्योंकि काव्य खंड से भी आपका बहुत ज़्यादा प्रश्न बनेगा। तो काव्य खंड आपका फर्स्ट नंबर चैप्टर किसका है? गुरु नानक जी का। ठीक है, क्या है फर्स्ट नंबर, क्या है आपका? चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? चलिए गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो 1469 ईस्वी में, 1469 हाँ, 1469 में ही हो। 1469 ईस्वी कहाँ हुआ था? तलवंडी ग्राम में। कहाँ? ग्राम तलवंडी, जिला लाहौर में हुआ था। ठीक है, चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 नंबर आपका प्रश्न क्या है कि 2 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था तलवंडी, नानकाना साहब के, जिसे हम नानकाना साहब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला आपका 3 नंबर, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? ये कब एकदम आएगा ही, मेहता कालू नहीं का, गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या होगा? गुरु नानक के पिताजी का नाम देखिए क्या होगा? गुरु नानक के पिताजी का नाम गुरु नानक के पिताजी का नाम होगा कालू चंद्र खत्री। क्या होगा? कालू चंद्र खत्री होगा, कालू चंद्र खत्री। गुरु नानक जी के पिता का नाम होगा कालू चंद्र खत्री। ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, कालू चंद्र खत्री मारिएगा आप लोग। अगला है कि गुरु नानक के माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी। माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी माता जी का नाम था। ठीक है, चलिए अगला, गुरु नानक जी की पत्नी का नाम पूछेगा तो मारिएगा, गुरु नानक जी की पत्नी का नाम पूछे तो सुलक्षणी देवी मारिएगा, सुलक्षणी। ठीक है, अगला प्रश्न 6 नंबर, गुरु नानक किस भक्ति मार्ग के कवि है? तो निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि है। गुरु नानक किस भक्ति मार्ग के कवि? तो गुरु नानक जी जो थे निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि थे। अगला 7 नंबर, आशा दीवार किसकी रचना है? आशा दीवार जो है गुरु नानक की रचना है। किसकी? गुरु नानक की रचना है। ठीक है, चलिए 8 नंबर आपका प्रश्न है, गुरु नानक ने पंजाब के साथ किस भाषा, पंजाबी के साथ किस भाषा में कविता लिखी? फारसी और हिंदी भी हुआ, फारसी और हिंदी में भी लिखी थी। ठीक है, चलिए 9 नंबर आपका प्रश्न है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो प्राणी को किसके बिना मुक्ति नहीं मिलती? गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को क्या मिलती? मुक्ति नहीं मिलती। ऐसा किसने कहा था? तो गुरु नानक जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। आपका अगला प्रश्न है कि गुरु नानक किस मार्ग के कवि है? गुरु नानक किस मार्ग के कवि? तो गुरु नानक जी है निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि है। किस मार्ग के कवि? निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि। 11 नंबर आपका प्रश्न है, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम? पहले भी पढ़ चुके हैं, सुलक्षणी। अगला आप देखिए 12 नंबर कि आशा दीवार, ये भी हो चुका है, गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आपका चैप्टर नंबर काव्य खंड के चैप्टर नंबर 1 समाप्त हुआ और हम चैप्टर नंबर 2 को, चलिए चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। रस खान जैसे, ठीक है, पहला देखिए, पहला आपका क्या है कि कवि रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? तो कवि रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा गोस्वामी विट्ठल नाथ ने दिया था। किसने? गोस्वामी विट्ठल नाथ ने। 2 नंबर है, निम्नलिखित में कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो रस खान। कौन पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो रस खान। अगला देखिए, रस खान का वास्तविक नाम क्या है? रस खान का वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। क्या है? सैयद इब्राहिम है रस खान का वास्तविक नाम। ठीक है, ये तो आपका नहीं पूछेगा फिलहाल। ठीक है, चलिए अगला है कि रस खान किस भक्ति धारा के कवि है? तो रस खान जो कृष्ण भक्ति धारा के कवि, रस खान किसके भक्त थे? कृष्ण के। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला 5 नंबर प्रश्न है कि रस खान ने किस भाषा में काव्य रचना की? तो ब्रज भाषा में रस खान ने काव्य रचना की, ब्रज भाषा में। ठीक है, देखिए, प्रेम ऐनी श्री राधिका कविता के रचयिता कौन है? तो रस खान। क्या मारिएगा? रस खान। रस खान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक नेछावर करने की बात करते हैं? तो करील की कुंजों पर सैकड़ों इंद्रलोक नेछावर करने की बात करते हैं। ठीक है, किसने? रस खान। अगला है कि रस खान किसके अनन्य भक्त थे? तो रस खान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका क्या है? 9 नंबर की रस खान का काव्य मुख्यतः किस रस से
ओतप्रोत, ओतप्रोत है, ओतप्रोत है तो भक्ति रस से, किससे? तो भक्ति रस से, ठीक है। 10 नंबर आपका प्रश्न है कि प्रेमयनी श्री राधिका कविता किस पाठ में शामिल है? तो ये गद्य काव्य खंड में, काव्य खंड में, ठीक है। अगला है कि रसखान की भाषा क्या? तो रसखान की भाषा ब्रज है, पहले हम कर चुके हैं, ठीक है। 12 नंबर आपका है, 12 नंबर प्रश्न आपका क्या है कि रसखान के आराध्य कौन है? रसखान के आराध्य आपका क्या होगा? श्री कृष्ण। तो यहीं आपका प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि माली और मालिन किसे कहा? माली, माली, माली और मालिन, माली और मालिन किसे कहा है? माली और मालिन किसे कहा? रसखान ने माली मालिन किसे कहा है? तो मारिएगा राधा कृष्ण को। किसे? राधा कृष्ण को, राधा कृष्ण को माली और मालिन कहा है रसखान ने, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए, आप लोग का क्लास कैसा लगा? आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका संपूर्ण ऑब्जेक्टिव जितना भी था, सभी ऑब्जेक्टिव को हम समाप्त कर दिए, सभी आपका ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया, ठीक है। आपका कल एकदम एक भी प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। अब बात रहा सर सब्जेक्टिव कब कराइएगा, तो आपका सब्जेक्टिव भी हम जल्दी ही करा देंगे, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव का वीडियो नहीं हो पाया तो आप लोगों को हम नोट्स ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे सब्जेक्टिव का जो आपका नोट्स है, नोट्स हम ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप चाहते हैं नोट्स लेने के लिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 8882301410 पर आप लोग कॉल या मैसेज करके लिखिए सर हमको हिंदी का नोट्स चाहिए, या हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे, आप वहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए आप लोग को क्लास कैसा लगा, ठीक है। आपका एकदम विश्वास है कि आपको एक भी प्रश्न आपसे कल नहीं छूटेगा, ठीक है। अपना अगर अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा एकदम खुशी मिलता है आप लोग के लिए, और हम मेहनत करते हैं, ठीक है। इसलिए आप लाइक ज़रूर करें क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं आप संस्कृत की क्लास में। तो आपका संस्कृत का जो आपका संस्कृत का क्लास कब होगा? तो संस्कृत का क्लास आपका आज ही शाम 7:30 बजे, सॉरी 7:30 नहीं 6:30 बजे। आज शाम कब होगा? आज शाम 6:30 बजे, आज शाम 6:30 बजे, ठीक है। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय। बढ़िया से आप लोग प्रश्नों को रिवीजन करिए, तैयारी करिए, मिलते हैं अब संस्कृत की क्लास में, बाय बाय।